रुद्राक्षमलिनं दृष्ट्वा भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिनी शाकिनी चैव ये चान्ये द्रोहकारकाः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। कई बार मैं जब कार्यक्रम धन से संबंधित कुछ बनाता हूँ और उसमें जब प्रतिक्रियाएं लोगों की देखता हूँ कि पंडित जी आपने तो बात सही बताई है पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब जैसे फाइनेंशियल गोल जो है वो आपका, आप कितना आगे धन के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके जीवन में धन की आवश्यकता कितनी है, आप उससे कितनी दूर आगे जाना चाहते हैं और एक स्ट्रेंथ कितनी होगी आपके जीवन में, धन की जो व्यवस्था है वो कैसी है, ये हम जन्म कुंडली में विभिन्न भावों से कैसे जानेंगे। आज का कार्यक्रम इसी विषय पे केंद्रित रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो अर्थ उसका वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ है, भगवान वेदव्यास ने लिखा, जिस व्यक्ति के शरीर पर रुद्राक्ष होता है उसको भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी आदि का भय नहीं रहता और उसके शरीर पर रुद्राक्ष देख करके ही वो भाग जाते हैं। और निश्चित रूप से रुद्राक्ष सिद्ध करके, उसके मंत्रों से सिद्ध करके ही धारण करना चाहिए। आइए, विषय है आज का फाइनेंशियल गोल को कैसे अचीव करें, या इसको दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक क्राइसिस कब रहती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित। कुंडली में ऐसे कौन कौन से दुर्योग बन जाते हैं, योग नहीं दुर्योग, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या बनी रहती है। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है, जो आपकी कुंडली में निश्चित रूप से अत्यंत बलवान होना ही चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहले प्रमुख ग्रह के रूप में जो वर्तमान के सूचक हैं, चंद्रदेव। मेरे नियमित दर्शक मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कुंडली अध्ययन में सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रह को महत्ता देता हूँ तो वो चंद्रदेव ही हैं, क्योंकि वस्तुतः यही वर्तमान के सूचक हैं और किसी भी भविष्य का निर्माण तभी हो सकता है जब उसका वर्तमान बहुत ही सुनियोजित हो और व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो। तो आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा चाहे किसी भी स्थिति में हो, अगर वो अच्छे बैठे हैं, स्थिति का अर्थ होता है कि वो उनके पास पक्ष का बल हो, मतलब लग्न में हो या पंचम में हो, चतुर्थ में हो, तृतीय में हो, द्वितीय में हो, चतुर्थ में हो, तो ऐसे चंद्रमा थोड़े से पक्ष बल से कमज़ोर होने के बावजूद भी अच्छा फल देते हैं और अपने जीवन में या दशा काल में या चाहे जैसे भी व्यक्ति के जीवन में उसको धन के लिए एक अच्छा सा मैदान तैयार करते हैं। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि चंद्रमा का मजबूत होना आपको धनवान बनाता है और ये आपके इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ को मजबूती देता है और इकोनॉमिकली आपको मजबूती देता है। इस वजह से चंद्रमा का महत्वपूर्ण होना ये इस वजह से जाना जाता है। दूसरा कि व्यक्ति के जीवन में जब कभी भी भाव से अगर समझें तो बिल्कुल मूल बिंदु पे बात करूंगा, इधर उधर भटकाना नहीं चाहता, पर द्वितीय भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी, क्योंकि यहाँ से आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं, आर्थिक संपन्नता देखते हैं। तो द्वितीय भाव के स्वामी और एकादशवें भाव के स्वामी अगर आपकी कुंडली में अष्टम या छठवें, मतलब षष्ठम स्थान में, छठवें या आठवें स्थान में बैठे हैं, तो आपको निश्चित रूप से अपने धन को निवेश करने से पहले, पार्टनरशिप में जाने से पहले, व्यापार करने से पहले बहुत सजग और सावधान होना चाहिए। अन्यथा ये कई बार आपको बहुत बार दारिद्र दिखा देते हैं। भावों के आधार पर अगर बात करते हैं तो धन किस क्षेत्र से आएगा, ये भी एक बड़ा मायने वाला प्रश्न बन जाता है। तो किसी भी स्थिति में अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से और छठवें भाव से और दशम स्थान से, बहुत ध्यान से समझेंगे, किसी भी अवस्था में अगर जन्म कुंडली का दूसरा भाव, जन्म कुंडली का छठा भाव और जन्म कुंडली का 10वां भाव अगर बलवान हो रहा हो, मतलब
इन भावों के स्वामी अपने ही भाव में बैठे हों, तो व्यक्ति को सरकारी संपत्ति से या सरकारी नौकरी से या सरकारी सेवाओं से लाभान्वित होते देखा जाता है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि व्यक्ति कब प्राइवेट नौकरी की तरफ जाता है। तो उसके लिए विचार में बात आती है कि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान, तृतीय स्थान, नवम स्थान और एकादशवां स्थान, तृतीय, चतुर्थ, नवम और एकादशवां, अगर इन भावों के स्वामी इन भावों में बैठे हों या 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो, तो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर से धन कमाने वाला होता है। और आपको प्राइवेट सेक्टर की तैयारी करनी चाहिए। आप प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं। इसमें और भी महत्वपूर्ण बात होगी जो मैं कार्यक्रम के अंतिम में जोड़ूंगा। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि धन किस क्षेत्र से आएगा। ये तो सरकारी नौकरी और प्राइवेट काम का हो गया, पर हम व्यापार ये कब सोचेंगे या कब ये हम जान जाएंगे कि हमारी कुंडली में व्यापार करने का योग लगा हुआ है। ऐसी स्थिति कि जब जन्म कुंडली के लग्न में चंद्रमा या बुध बैठे हों या जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में चंद्रमा या बुध बैठे हों या सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही बैठा हो या दशम स्थान में चंद्रमा अकेले बैठे हों, साथ ही साथ जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हों, तो आपको व्यापार करना चाहिए और निश्चित रूप से आप व्यापार करने के लिए ही बने हैं। इसमें एक लाइन की और भी बात होगी जो जोड़ना चाहूँगा। अगर दशम स्थान के अधिपति और सप्तम स्थान के अधिपति आपस में संबंध बना रहे होंगे तो भी व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। साथ ही साथ अगर दशम स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान को देख रहा हो या द्वितीय स्थान में बैठा हो, तो व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए या उसके पास व्यापार से धन आते देखा जाता है। ये एक बहुत बड़ा विषय होता है जो मैंने आपको कार्यक्रम में शामिल कर दिया। हम अपने वापस मूल बिंदु पे आते हैं। धन को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, कौन सी दशाएं हमारे जीवन में धन को कमज़ोर या कमज़ोरी की तरफ लेके जाने वाली होती हैं। किसी भी अवस्था में, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत प्रमुख बात है, अष्टम भाव का स्वामी जब कभी द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं या छठवें भाव के स्वामी जब कभी भी द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं, तो आपको रखा हुआ पैसा खाना पड़ता है। इसका अर्थ होता है कि कई बार आपके लिए धन के नए सोर्स जनरेट नहीं होते और आपको बड़ी मशक्क़त करके अपनी इच्छाओं और अपने खर्चों का निर्वहन करना पड़ता है। मतलब ये दारिद्र दोष लग जाता है। कब आपको आपके पैतृक संपत्ति पे निर्भर होते देखा जाता है, ये भी एक विशाल प्रश्न होता है कि आप कब तक बहुत लंबे समय तक अपने पिता के ऊपर आश्रित हैं। इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रकार लिखते हैं, जिस व्यक्ति की कुंडली में लग्न का अधिपति धन में बैठा हो और धन का स्वामी धन भाव में बैठा हो और साथ ही साथ चतुर्थ स्थान का स्वामी भी धन भाव में बैठा हो या ऐसे इनका संबंध बनता हो, तो व्यक्ति की पैतृक संपत्ति बहुत होती है और वो अपने पैतृक संपत्ति पे बहुत लंबी अवस्था तक आश्रित होते देखा जाता है। कब आपको आपके पूर्वजों का काम संभाल लेना चाहिए, प्रश्न ये भी उठता है। धन से संबंधित ये प्रश्न है कि कब मैं अपना कुछ काम ना करूं, चुपचाप मुझे मेरे पिता ने जो दिया है या मेरे पूर्वज करते आए हैं वो मुझे करना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए एक सिद्धांत बड़ा ही मजबूती से लागू होता है। जब जन्म कुंडली के छठवें स्थान के स्वामी दसम स्थान में बैठ जाते हों या जन्म कुंडली के छठवें स्थान के स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठ जाते हों, तो व्यक्ति को वो काम करना चाहिए जो उसके पूर्वज करते आए हैं। और ये स्थिति एक नहीं, कम से कम हजारों कुंडलियों पे लागू होते मैंने देखी। बहुत कुंडलियों पे मैंने इसे लागू होते देखा है। अगर जन्म कुंडली के छठवें स्थान के स्वामी दशम स्थान से संबंध बना लेते हैं, तो ये ऐसी अवस्था में दो बातें घटित और भी होती हैं। एक, व्यक्ति को उसके पिता की नौकरी मिल जाती है, दूसरा वो अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाता है और तीसरा वो सरकार से जोड़ करके भी धन कमाते हुए देखा जाता है। और चौथा कि उसको निश्चित रूप से उसके पिता या उसके खानदान के लोग सरकारी नौकरी से धन कमाने वाले होते हैं। आप या तो अपने पिता का काम आगे बढ़ा रहे हैं, अपने पूर्वजों का काम आगे बढ़ा रहे हैं। धन से संबंधित इतने सारे प्रश्न हैं। नुकसान कब हो सकता है, ये भी बात बनती है कि धन का नुकसान कब हो सकता है, हमें कब सजग, सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए। इसमें शास्त्रकार लिखते हैं, अगर 12वें भाव का स्वामी जब कभी भी द्वितीय भाव में बैठ जाता हो या अष्टम भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठ जाते हों या 12वें भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठ जाते हों,
तो उस व्यक्ति के जीवन में जब कभी भी दशा चलती है तो ये धन के नुकसान का प्रधान कारण बन जाती है। इसमें दो बातें और भी होंगी। कब आपको सरकार की एजेंसियों से नुकसान होता है, मतलब जैसे आईबी से, सीबीआई से, पता नहीं जो एजेंसियां होती हैं, जैसे छापा पड़ जाता है, हमारे यहाँ बोलते हैं रेड पड़ गई, वो कब होता है? जब कभी भी आपकी कुंडली में सूर्य नीच के बैठे हों, उस पर शनि, मंगल, राहु और केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि हो, या अगर ये स्थिति नहीं है और अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनि का प्रत्यक्षतया संबंध बन रहा हो, तो आपको सरकारी सेवाओं से नुकसान होता है, सरकारी एजेंसियों से नुकसान होता है, और कई बार आपको सरकार के चक्कर में पड़ करके अपने धन की हानि करनी पड़ती है या उठानी पड़ती है। धन से संबंधित और कौन से प्रश्न बन सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। हो सकेगा तो मैं उस पर भी कार्यक्रम बनाने की कोशिश जल्दी ही करूँगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।